Good morning, dear students. Today we are going to start our left topic from polar molecules. तो यहाँ से हम पोलर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। इसके पहले हमने एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटर पढ़ा था और एनर्जी के लॉसेस पढ़े हुए थे कैपेसिटर में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड और मैं इस वीडियो के साथ कुछ क्वेश्चंस से वीडियो डालूंगा। एनसीईआरटी की बुक जो होती है उसका चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन में डाल दूंगा। तो आपको जो है मतलब ये अभी कमिंग हॉलीडेज आएंगे, इनमें एनसीईआरटी चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं और जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम जाएंगे जिनमें आपको नहीं कर पाएंगे उनके लिए आप वो वीडियो की हेल्प ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस के वीडियो भी उसमें डाल दूंगा आज की स्लाइड में। तो काफी अच्छे वीडियोस हैं, वो देख के आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी मजा आएगा उनको करने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल से। तो a molecule which the center of positive charge does not coincide with the center of negative charge is called polar molecules. ऐसे molecules जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में क्या हो, कोइंसाइड ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। उनके सेंटर्स तो यानी कि अलग अलग रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, वो पोल बनाएंगे और वो पोल बनाएंगे तो हम उनको क्या नाम दे देंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अलग अलग है, ठीक है। ऑक्सीजन का सेंटर और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के सेंटर अलग अलग हैं, ठीक है। ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल करेंगे, पोल बनाएंगे, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे पोल क्रिएट होगा, ठीक है। और कुछ एंगल भी रहेगा इनके ऊपर, ये 105 डिग्री का एंगल, और इसका नेट जो पोलर मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन p ये दिखाया गया है, ठीक है। So the polar molecule does not have symmetrical shape. तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका जो सिमेट्रिक शेप नहीं होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है, मतलब सिमेट्रिक शेप आप समझते हैं कि दोनों साइड मतलब बराबर बैलेंस हो, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक शेप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब एग्जाम्पल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। और ये तो बेसिकली आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इन क्लास 11th। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाए पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो इन पर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए, ये हमने कुछ मॉलिक्यूल्स रख दिए, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये अभी ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। ये सब देख सकते हो अब, लेकिन ये इनका जो डायरेक्शन, किसी का डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन एकदम फिक्स नहीं है, कोई कहीं भग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब हर सबके डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये सारे जो डायरेक्शन है, ये मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका ऊपर की ओर जा रहा है, इसका यहाँ जा रहा है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसका जो पोलर मूवमेंट है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि ये रैंडम मोशन है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, in the absence of external electric field, यहाँ पे लिखा हुआ है, in the absence of external electric field, the permanent dipole moment of the molecules oriented in random direction and hence the net dipole moment is 0. तो इनका कोई मतलब अभी फिक्स मूवमेंट नहीं है, तो इनका जो भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अगर क्या किया तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ठीक है, इसमें तो ये जो इसी डायरेक्शन में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, अब तुमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो आप देख रहे हो मतलब ऑलमोस्ट सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो रहे हैं, सबके नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पॉजिटिव जा रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डालने पर इनके अंदर एक फील्ड की वजह से क्या है, ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और फिर यहाँ पे इनका जो है डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 नहीं होगा, तो इसका नेक्स्ट जो पोलर डाइपोल मूवमेंट है उसका भी एक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये होगा, और एब्सेंस में ये 0 डाइपोल मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा इनका। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डाइपोल ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ रेगुलर फैशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो डाइपोल जो है एक रेगुलर फैशन में अपना ओरिएंटेशन दिखाएंगे आपको। डाइपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड, और यह डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, इसका इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू थर्मल एडिशन। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइपोल मूवमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे थर्मल एडिशन की वजह से, बाकी ये मतलब 100% तो नहीं कह सकते, फिर भी 95% तो इनका डाइपोल मूवमेंट जो है पर
रेगुलर फैशन में अलाइन हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। अभी हमने देखा पोलर मॉलिक्यूल्स, अब देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज से आपस में क्या करें, कोइंसाइड करें, वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये पोलर नॉन पोलर पे क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है कई बार। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव सिमेट्रिकल शेप, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सिमेट्रिक शेप होता है। फॉर एग्जांपल N2CH4 मीथेन का तो शेप बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है, बीच में कार्बन होता है, चारों ओर हाइड्रोजन, तो एक सिमेट्रिक शेप। ऑक्सीजन सिमेट्रिक शेप है, C6H6, बेंजीन सिमेट्रिक शेप है, एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो अब ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी, तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर था। उसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, इनके सेंटर भी कोइंसाइड कर रहे हैं। अब देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड एंड हेंस डाइपोल इज नॉट फॉर्म्ड। तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं और डाइपोल जो है वो फॉर्म नहीं होगा, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ये जो है एक रेगुलर फैशन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट अब 0 नहीं होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द पॉजिटिव चार्ज आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ पुश हो गए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट की ओर चले जाएंगे। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डाइपोल इज फॉर्म्ड। तो अब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव जो सेपरेशन होगा उनके सेंटर्स का, और डाइपोल जो है, डाइपोल मूवमेंट इसका जनरेट होगा, और कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आपको मिल जाएगा इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे। अब आता है डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक, जैसा कि हमने सबसे पहले पेलर प्लेट के एपिसोड में पढ़ा था, तो हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड आधा डेरिवेशन जो है आखिरी में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से वो कंप्लीट करेंगे। जनरली अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक्चुअली में होते हैं क्या, इंसुलेटर, लेकिन जब भी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, उस वजह से उनको नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, और कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टिंग। Precisely, the non-conducting material in which induced charges are produced on their face of the application of electric field are called dielectric. तो वही मैंने बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन में कुछ वो रिस्पॉन्स करें तो वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एयर इज अ गुड डाइलेक्ट्रिक, H2 ग्लास हो गया आपका, माइका, पैराफिन वैक्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डलता है, डीपी आपने देखा होगा, डीपी में तेल डलता है, ऑयल डलता है, कई बार डीपी जल जाती है तो ऑयल बगरने लगता है, तो वो भी एक डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। ठीक है, और एयर तो है ही डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन कैसे करते हैं डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर किस तरीके से दिखाता है, तो वो हम दिखा रहे हैं कि पोलराइजेशन कैसे करता है। देखिए, ध्यान से देखिए, व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब होगी अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखी जाए, तो डाइपोल आर इंड्यूस्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। तो उसमें डाइपोल कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। लेट्स सी कैसे हम इसको करेंगे। तो आप देख रहे हो, एक ये जो मटेरियल है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक है एक्चुअली, उसको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दो प्लेट के बीच में सेपरेट करके रखा हुआ है, और अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसके सेंटर जो है सेपरेट होने लगेंगे। देखिए, जैसे ही हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो ये देखिए इसके अंदर ये रेगुलर फैशन में ये अलाइन होगा इसके सारे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से ये हो जाएगा, और इस तरीके से, और फिर इनके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये हम पोर्शन हम दिखा रहे हैं आपको, तो ये अंदर का जो पोर्शन है इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम ई ऑफ पोलराइजेशन बोल सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। अब क्योंकि इसका पॉजिटिव, सबके पॉजिटिव नीचे की ओर है, इसके नेगेटिव ऊपर की ओर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, और एक्सटर्नल का ई आउटसाइड का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। ठीक है, तो ईओ माइनस ईपी कर देंगे।
EO is the applied field and EP is the induced field in the dielectric. The net field is En जो है net field है वो EO minus EP हो जाएगी. That is the field is reduced when a dielectric slab is introduced. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, आगे देखें कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन एज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे दिया जाता है, K से डिनोट किया जाता है, K इक्वल्स टू E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP, यानी कि E नॉट एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची हुई है. ठीक है, तो E नॉट अपॉन E नॉट माइनस E है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये न्यूमेरिकली सॉल्व करने में आपको यूज भी होगा. ठीक है, तो ये थी डाइलेक्ट्रिक की स्टोरी. अब हम चलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर. ठीक है, the polarization vector measures the degree of polarization of the dielectric. क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन किसका, डाइलेक्ट्रिक का. it is definite shape it is defined as the dipole moment of the unit volume of polarization dielectric. ठीक है, डाइपोल मूवमेंट से उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन होता है. if n is the number of atoms and molecules per unit volume of the dielectric, then polarization vector is given as, ये हो गया P, कैपिटल P से पोलराइजेशन वेक्टर को डिनोट करते हैं, n नंबर ऑफ जितने भी एटम और मॉलिक्यूल हैं हर एक का डाइपोल मूवमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक टोटल वेक्टर बन जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर. इफ SI यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज कूलम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, हो गया ये इसकी SI यूनिट. अब बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is the maximum value of electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electric breakdown. ठीक है, तो एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की that can be applied in the dielectric without electric breakdown. तो मतलब हम वो स्ट्रेंथ निकालेंगे कि हम कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दे सकते हैं कि वो खराब ना हो, है ना. तो वो कैपेसिटी निकालेंगे कि भाई हमको मतलब कि कोई अब एयर है फॉर एग्जांपल या कोई भी माइका है तो उसको हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, 100 200, ताकि वो खराब ना हो. ठीक है, ब्रेकडाउन होने से पहले. तो ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर. ठीक है, और इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज किलोवोल्ट पर mm. ठीक है, ऐसे इसको निकालते हैं. अलग अलग मटेरियल दिए हुए हैं डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वैक्यूम इनफाइनाइट एयर की 0.8 से लेके 1 के बीच में किलोवोल्ट पर mm में यूनिट दी हुई है. और पोर्सिलाइन 4 से 8 के, पायरेक्स 14, पेपर 16 से 18 किलोवोल्ट पर mm, रबर 21 किलोवोल्ट पर mm. माइका सबसे ज्यादा होता है, माइका जो है सबसे ज्यादा यूज होता है कैपेसिटर में. ठीक है, बिकॉज इट्स हैज 160 to 200 किलोवोल्ट पर mm डाइपोल की जो मतलब तो आपकी डाइपोल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 160 से लेकर 200 तक. तो माइका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे यूज होता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं. डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो जो बचा हुआ मैंने बोला था डेरिवेशन है वो यहाँ कवर होगा. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट हो गई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, बाहर जा रही है. ये एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, इसकी थिकनेस T है. इसकी दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो D हो गया. तो स्लैब की थिकनेस T हो गई और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D हो गया. ठीक है, अब प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EP जा रही है. ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E नॉट माइनस EP हो जाएगी. ठीक है, तो अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो आप जानते हो क्या होता है पोटेंशियल, V इंटू थिकनेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो थिकनेस होती है वो पोटेंशियल हो जाता है. तो यहाँ पे E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है और बाहर जो थिकनेस है वो क्या हो गई, इस प्लेट के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, D माइनस T. तो बाहर वाली जो है वो क्या है, टोटल D, उसमें T घटा दो तो इतनी हिस्सा और इतना हिस्सा. उसके लिए क्या था, E नॉट था, तो E नॉट के साथ D माइनस T आ गया. और प्लेट के अंदर क्या जा रहा है, En जा रहा है. En किस में आ रहा है, T थिकनेस में जा रहा है. तो En इंटू T हो जाएगा. बाहर कौन से जा रहा है, D माइनस T में जा रहा है E नॉट, और अंदर किस में आ रहा है, T में जा रहा है. कौन जा रहा है, En जा रहा है. ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मतलब यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बन गया इस टोटल सिस्टम के लिए. ठीक है, अब हम K जानते हैं. K हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E नॉट अपॉन En हो जाएगा आपका. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K. ठीक है, तो हमने En यहाँ इस फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन में जो En है, En को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ये वाले फॉर्मूले से. तो ये हो जाएगा E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट अपॉन K इंटू T. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर और हम इसमें से E नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा D माइनस T अंदर प्लस ऊपर हो जाएगा T अपॉन K. ठीक है, आगे इसमें क्या होगा,
अब हम ये जानते हैं कि भाई ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, वेरी गुड, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ई नॉट को हम इस फॉर्मूले से भी रिप्लेस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, और हाँ सी मतलब क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे क्यू अपॉन वी का। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला और ये ई नॉट का फॉर्मूला, ये दोनों को हम यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो आप इसको यहाँ पे जब आप कॉपी में इसको करके देखोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से डी कॉमन ले लें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन ले लिया हमने पूरे से, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टी अपॉन डी, और यहाँ पे अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये जो फॉर्मूला बनाने में थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टी अपॉन डी भी एक बार अंदर यहाँ पे इस ब्रैकेट में कॉमन लिया है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार कॉपी में भी करके भेज दूंगा। ठीक है, इसके आगे जो आपको फॉर्मूला बनेगा तो ये दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, C इज इक्वल, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके बराबर था, C नॉट के बराबर था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आपको याद हो सबसे पहले आपने जब बनाया था विदाउट प्लेट का जो फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो ये C के बराबर था, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये पूरा आपका यहाँ तक का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, so if C is greater than C naught, that is capacitance increases with introduction of dielectric slab। तो यहाँ से हमको साफ समझ में आ रहा है कि जो C है उसकी वैल्यू जो है वो C naught के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि C, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसको पढ़ें एक बार और सॉल्व करके देखें, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाएगी। ठीक है, if the dielectric slab occupy the whole space between the plate, that is T is equals to D। अगर पूरी स्लेब में डाइलेक्ट्रिक हो, मतलब कि बीच में बिल्कुल मतलब T और D जो है वो बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, C is equals to K टाइम्स ऑफ K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू C नॉट। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे है ना हम, तो हमको मतलब टोटल थिकनेस के लिए मिलेगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equals to C अपॉन C नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा आपको, ये देखिए फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है बीच वाले इसमें दिया है, विथ बैटरी डिस्कनेक्टेड और विथ बैटरी कनेक्टेड। तो फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे क्या क्या फर्क आएगा जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर उसको बैटरी से कनेक्टेड रखा है तब क्या होगा, और बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रखा है तब क्या होगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कैपेसिटर की एक अरेंजमेंट की जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, जब उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा, जब उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले चार्ज पे। अगर बैटरी से कनेक्ट करके रखा है तो चार्ज जो है, सॉरी डिस्कनेक्ट करके रखा है बैटरी से, तो चार्ज जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, चार्जेस इंक्रीज होंगे, चार्जिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी, तो चार्ज इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस बैटरी से डिस्कनेक्ट रखोगे तो ये इंक्रीजेस और कनेक्ट करोगे तो भी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक डालने से सॉरी कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी और अगर कनेक्ट किया है तो सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा और अगर कनेक्ट किया है तो रिमेन दी सेम। एनर्जी स्टोर्ड सेम रहेगी, अगर डिस्कनेक्ट है और कनेक्ट किया तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो पूछा जाता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, या मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कनेक्टेड विद बैटरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक फिल इन द ब्लैंक्स से आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है वेन डिग्राफ जनरेटर। वेन डिग्राफ जनरेटर से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो जो है और अलग से डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ अभी बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए एक वेन डिग्राफ जनरेटर है इस तरीके का, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये पुल्ली 1 पुल्ली 2 दिया हुआ है, ये एक बेल्ट जा रहा है पुल्ली 1 पुल्ली 2 के बीच, ये एक मोटर लगी हुई है जो इसको रोटेट कर रही है पुल्ली 1 को। ठीक है, और ये एक कॉम लगी हुई है हाई पोटेंशियल पर लगा हुआ है, ये है ना, हाई वोल्ट पर, और यहाँ से चार्जेस इस कॉम पर जाएंगे।
ठीक है। ये दूसरी कॉम लगी हुई है, ऊपर का जो स्फीयर लगा हुआ है ये कॉम यहाँ से मतलब चार्जेस कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, ये एक प्लेट लगी हुई है। ठीक है, इसको हमने ग्राउंडेड कर रखा है। ठीक, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इनका पूरा बताए। एस क्या है? एस जो बाहर का आपको स्पेयर दिख रहा है, लार्ज कॉपर स्पेयर है। ठीक है, C1 एंड C2 का है कॉम विद स्पेयर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये C1 C2 जो आप देख रहे हो वहां का C1 C2 ये कॉम है ना, विद शार्प पॉइंट। इसमें ये शार्प पॉइंट की कॉम लगी हुई है। P1 P2 पुल्ली है, नीचे P1 है, ऊपर P2 पुल्ली लगी हुई है जिसके ऊपर बेल्ट जा रहा है। हाई वोल्ट रेक्टिफायर बेल्ट, ये HP हाई वोल्ट रेक्टिफायर। ठीक है, और M मतलब है मोटर। ठीक है, IS मतलब इंसुलेटिंग स्टैंड। ये पूरा जो ब्लू कलर का देख रहे हो अभी इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसके ऊपर ये पूरा अरेंजमेंट रखा हुआ है। डी मतलब क्या है? गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो डी लगी हुई है गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, टी मतलब टारगेट। ये एक प्लेट है टारगेट, यहाँ पे हमको हिट कराना है। ठीक है, उसको ये ग्राउंडेड कर रखा है। दिस इज द अरेंजमेंट फॉर वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर बनाया गया था जो बहुत ज्यादा वेरी हाई पोटेंशियल पर आपको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने का पर्पस क्या था कि बड़े बड़े जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर कई ऐसे जो होते हैं उनको इग्नाइट करने के लिए एक बहुत बड़ा जनरेटर की हमको आवश्यकता थी साइंटिस्ट लोगों को। तो उन्होंने इस टाइप का एक जनरेटर बनाया जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो अब इस तरीके के आप देख रहे हैं। तो जैसे ये बेल्ट चलेगा या हाई पोटेंशियल कॉम से, मतलब यहाँ से चार्जेस जाएंगे जो यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे C2 पर ये कलेक्ट होंगे। ठीक है, और कलेक्ट होने के बाद इस स्फीयर पे रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी जा रहा है ये, तो इसमें बेल्ट रोटेट करेगा तो ये सारे चार्जेस को यहाँ C2 कॉम पे छोड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो वर्किंग है और डिटेल में इसकी वर्किंग दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए उसका जो प्रिंसिपल है, कंसीडर टू चार्जेस कनेक्टिंग स्पेरिकल शेल सच दैट one is smaller and other is larger. When the smaller one is kept inside the larger one, the connected together charge from smaller one is transferred to a larger cell irrespective of their higher potential of the larger shell. ठीक है, तो हमने इस तरीके का अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, कि दो कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल को हमने कलेक्ट कर लिया, एक स्मॉलर है और लार्जर है। तो व्हेन द स्मॉलर वन इज केप्ट इनसाइड द लार्जर वन, एक अंदर स्फीयर शेल है और एक बाहर है। ठीक है, अब डायग्राम में देख रहे हो ये एक अंदर स्फीयर शेल है और एक बाहर है, तो दो है, स्मॉलर और लार्जर। ठीक है, one is kept inside the larger one and connected together. Charge from the smaller one is transferred to a large shell irrespective of higher potential to a large shell. अंदर वाले से बाहर वाले की ओर चार्जेस ट्रांसफर होंगे, स्मॉलर से हायर की ओर। The charge resides on the outer surface of the outer shell and the potential of the outer shell increases considerably. तो जो अंदर से बाहर की ओर चार्ज ट्रांसफर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटर शेल का जो पोटेंशियल है वो बहुत स्पीड में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, sharp pointed surface of conductor have large surface charges densities and hence the electric field created by them is very high compared to dielectric strength of the dielectric air. तो जो शार्प पॉइंटेड हैं वो क्या करेंगे, चार्जेस को चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटीज एंड हेंस, तो वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे और क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी बाय वेरी हाई कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक एयर। डाइलेक्ट्रिक एयर की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो नीचे वाली कॉम से जो चार्जेस आएंगे वो ऊपर वाली कॉम से कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होने के बाद वो इनर साइड के स्फीयर में आएंगे और फिर वो आउटर साइड के स्फीयर में चले जाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी का उसमें पूरा खेल होगा। तो ये एक्चुअली जो मैंने आपको जो वेन डी ग्राफ बताया, तो ये जो आपका डायग्राम है एक्चुअली अभी आपके जो 30% सिलेबस कम हुआ था सीबीएसई वालों का, तो उनके पोर्शन से इसको निकाल दिया है। ठीक है, अभी एमपी बोर्ड के पोर्शन से निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है इसको हमको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका डायग्राम आप देख लेना और इसके जो और एक्सप्लेनेशन का जो स्लाइड है वो काफी लेंथी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा मैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक मैंने बता दिया, अब डायग्राम देखें और इसके बारे में स्टडी कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। चलिए।